नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। मैंने 3 वीडियो डाल दी जिसमें मैंने बताया कि यूरोपियन कंट्री जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो उनका अराइवल को लेके। एक वीडियो मैंने डाल दी लॉर्ड वॉन हॉस्टिंग है, उनके टेन्योर में कौन कौन सी वॉर्स हुई उसको लेके कौन कौन से एक्ट आई। लेकिन ये वाली जो लास्ट वाली वीडियो थी मैंने बाद में डाल दी थी, बट अभी मैंने पहले कर दिया। कोई बात नहीं, एक रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन के हिसाब से हमें फटाफट पता चलता चले कम टाइम में कि ये चीजें ये इवेंट हुए मॉडर्न हिस्ट्री में। तो देखो, कार्नेटिक वॉर को हम क्या और बोलते हैं, बैटल ऑफ अधिया। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड से ले लेते हैं ना, टच हो जाएगा। बाई 1670 मतलब 1670 तक जो यूरोपियन कंपनीज थी वो इंडिया में आ चुकी थी। जो मेन है वो मैंने लिख रखी है, जैसे पुर्तगालीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये सब आए थे क्या, ट्रेडिंग पर्पज से, ट्रेड करने के लिए। ऑल आर ट्रेडिंग कंपनीज, बिटवीन देम ट्रेड वॉर, और इनके बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट होती है फॉर डोमिनेंस। फॉर दिस ट्रेड वॉर्स की वजह से जो पुर्तगालीज और डच थे इन्होंने अपना डिस्टेंस बना लिया इनसे कि भैया हम ट्रेड वॉर में नहीं पड़ना चाहते, हम अपना नुकसान नहीं चाहते, कहीं लड़ाई लड़ो, कहीं मैन पावर यूज होगी, पैसा यूज होगा। तो वो चीज से बचने के लिए कह सकते हैं, और ये थोड़े से वीक भी थे तो उस चीज को लेके इन्होंने अपना डिस्टेंस बना लिया। तो ये पुर्तगालीज और डच क्या है, ये अलग हो जाते हैं, इस रेस में पार्ट ही नहीं करते। पार्ट इसके रीजन भी है क्यों नहीं करते हैं भैया, डोमिनेंस के लिए क्यों रेस से बाहर हो जाते हैं। तो एक रीजन है इन ईयर 16, और भी 1-2 रीजन है, वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। देखो, इन ईयर 1661 में क्या है, जो चार्ल्स सेकंड है, इंग्लैंड के राजा हैं, ये शादी करते हैं कैथरीन से ऑफ ब्रागंजा, द डॉटर ऑफ जॉन फोर्थ ऑफ पुर्तगाल के जो राजा हैं उनकी बेटी से जो चार्ल्स सेकंड है वो शादी करते हैं। तो क्या होता है, जो पुर्तगाल के जो राजा के पास जो भी मतलब इंडिया में जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी पुर्तगाल की, ये ट्रेड के पर्पज से इन्होंने जो भी अपनी पोस्ट बनाई थी जिस एरिया में ये ट्रेड कर रहे थे, तो वो सारा जो भी था वो दहेज के तौर पे कह सकते हैं वो किन को दे दिया गया, इंग्लैंड को दे दिया गया, चार्ल्स सेकंड को दे दिया गया। पुर्तगालीज पर द एंग्लो पुर्तगालीज ट्रीटी। ये बात तो हो गई पुर्तगालीज की। अब आती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ये बैटल में इतना हार जाते हैं कि ये भैया अपना जो भी बोरिया बिस्तर उठा के, अपनी जो भी पोस्ट है उसको उठा के कहाँ पे चले जाते हैं, मलेशिया में चले जाते हैं और इंडोनेशिया में चले जाते हैं। देखो, मार्तांडा वर्मा राजा ऑफ ट्रेवनकोर के जो राजा थे, इन्होंने लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा दिया। इन द ईयर 1741 में राजा मार्तांडा वर्मा, स्पेलिंग थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देख लेना, वर्मा डिफीटेड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हरा देते हैं इन द बैटल ऑफ कोलाचैल। इस बैटल में, जो बैटल ऑफ कोलाचैल है, इसमें ये राजा, जो राजा मार्तांडा वर्मा है, ये डिफीट करते हैं डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सरेंडर करती है और नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द डिफीट, और जो अपनी इस हार से वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, शिफ्ट करती है इट्स बेसिस एंड मूव टू इंडोनेशिया, और मलेशिया में वो अपने बेसिस बनाती है, इंडिया में नहीं बनाती है। तो यहाँ से ये भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या है, इस डोमिनेंस की रेस से बाहर हो चुकी है। उसके बाद है एंड ओनली 2 ईस्ट इंडिया कंपनी लेफ्ट, फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बच गई। बोथ विल फाइट फॉर डोमिनेंस इन इंडिया, और ये दोनों लड़ेंगे अपने डोमिनेंस के लिए इंडिया में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मेड देयर सेटलमेंट इन पुडुचेरी एंड कराईकल। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने बेस, अपनी जो सेटलमेंट है वो कहाँ पे बनाती है, पुडुचेरी में और कराईकल में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपने बना लिए बेस। अब ब्रिटिश इंडिया कंपनी कहाँ पे बनाती है, ये 2 फोर्ट बनाती है। एक है फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये कहाँ पे बनता है भैया, फर्स्ट ये मद्रास में बनता है, और दूसरा फोर्ट सेंट डेविड कहाँ पे बनता है, सेकंड फोर्ट कोल्ड चूदालोर। तो ये दोनों फोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं, अपने बेसिस बनाए जाते हैं, फोर्ट बनाए जाते हैं। बोथ कंपनी सेटलमेंट वर इन कार्नेटिक रीजन। अब ये कार्नेटिक रीजन कौन सा है भैया, व्हाट इज कार्नेटिक, द एरिया बिटवीन बे ऑफ बंगाल एंड ईस्टर्न घाट। ये मैं छोटा सा मैप बना के आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये अपना इंडिया का नीचे वाला पोर्शन वाला जो मैप है, ठीक है। अब ये है क्या है, बे ऑफ बंगाल, और ये वाला ये क्या है, हमारे ईस्टर्न घाट, ये हमारे वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया ना, इसको बोला गया क्या, कार्नेटिक, ठीक है। इन ईयर 1744 में क्या है, अनवरुद्दीन बिकम द नवाब ऑफ कार्नेटिक, और इस एरिया के जो नवाब कौन बनते हैं, अनवरुद्दीन जो है ये नवाब बनते हैं। कब, 1744 में। और 1744 से पहले ही, मतलब कब, 1740 में ऑनवर्ड, फ्रॉम द 1740 ऑनवर्ड, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन वॉज गोइंग ऑन इन यूरोप में। सक्सेशन की जो लड़ाई है वो स्टार्ट हो गई थी। रिजल्ट ऑफ दिस वॉर क्या था, दैट हु विल सेट ऑन द सीट ऑफ ऑस्ट्रेलियन, मतलब जो गद्दी है उसके ऊपर कौन बैठेगा, कौन रूल करेगा। आल्सो इन द ईयर 1744 में क्या है, ब्रिटेन
ब्रिटेन इन वॉर विद फ्रांस। और ब्रिटेन मतलब जो मेन हमें यहाँ पे फोकस करना है वो है इन दोनों कंट्री से निकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है वो इंडिया में काम कर रही है, वहाँ पे उनके ऑफिशियल काम कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे क्या है अपने डोमिनेंस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या इफेक्ट ऑन इंडिया फॉर दिस वॉर का इनका इफेक्ट आता है इंडिया में, क्या आता है देखो आगे भैया। इफेक्ट नहीं आता, ये लड़ाई में कूद पड़ते हैं इंडिया में ये दोनों कंपनियां। देखो इन द ईयर 1745 में क्या है, अब वहां पे तो लड़ाई चल रही है, ठीक है, यूरोप में तो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्या है 1745 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड एन अटैक ऑन द फ्रेंच फ्लीट। अब ब्रिटिश क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं फ्रेंच की जो फ्लीट है जो इंडियन ओशन में खड़ी है, नेवी उनकी जो नेवी है फ्रेंच की, उसके ऊपर अटैक कर देती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड फॉर दिस अटैक, और इस अटैक के बदले, और दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, और जो ये अटैक होता है इससे क्या है बिगिनिंग स्टार्ट हो जाती है फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर है उसकी, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की क्या है बिगिनिंग हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। टाइम फॉर डुप्लेक्स, अब यहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी किसके यहाँ पे इंडिया में किसके अंडर में काम कर रही है भैया, कौन है जो इनका मेन हेड है वो है डुप्लेक्स। टू आंसर दिस अटैक टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और यहाँ पे डुप्लेक्स को क्या है आंसर तो देना था इस अटैक का, और वो चाहते थे कोई स्ट्रॉन्ग आंसर जाए, ठीक है। और कैन से डुप्लेक्स वांट टू गिव स्ट्रॉन्ग रिप्लाई फॉर दिस, और इस अटैक के बदले डुप्लेक्स चाहते थे कि ऐसा स्ट्रॉन्ग जवाब जाए, स्ट्रॉन्ग अटैक हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखे। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर डुप्लेक्स इन्फॉर्म बुर्दोनिस द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर फॉर मॉरिशियस। तो यहाँ पे भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो यहाँ पे भी गवर्नर थे, तो उनको भी डुप्लेक्स क्या इन्फॉर्म करते हैं कि भैया हम ऐसा तगड़ा अटैक करने वाले हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड मद्रास। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब कैप्चर करने लग जाती है, अटैक करना स्टार्ट करती है, तो मद्रास को कैप्चर करती है इन सितंबर 1746 में। एंड दे डिस्ट्रॉय ऑल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शिप इन बे ऑफ बंगाल, और जो बे ऑफ बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी शिप थे उनको क्या है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय कर देती है। ब्रिटिशर्स इनसाइड सेट जॉर्ज फोर्ट के अंदर जितने भी ब्रिटिशर रह रहे थे उनको क्या है प्रिजन में डाल दिया जाता है, वर मेड प्रिजनर ऑफ वॉर, उनको जेल में डाल दिया जाता है। मैंने स्टार्टिंग में ना अलवुद्दीन को क्या है यहाँ पे एन लिख रखा है, तो उसको आप थोड़ा ठीक कर लेना, वो गलत है, एन नहीं आएगा एल आएगा। अच्छा फिर क्या होता है, ब्रिटिशर्स रिक्वेस्ट करते हैं किसको, जो नवाब है कार्नेटिक का, कौन, अलवुद्दीन, इनको रिक्वेस्ट करते हैं भैया हमारी हेल्प करो। अलवुद्दीन क्या करता है टू फ्रेंच गवर्नर डुप्लेक्स, अलवुद्दीन फ्रेंच गवर्नर जो है डुप्लेक्स उनको क्या कहते हैं, नो फाइट इन कार्नेटिक एंड इन रिटर्न डुप्लेक्स। अब भैया देखो जो राज नवाब है वो कहते हैं डुप्लेक्स को कि भैया आप कार्नेटिक रीजन में लड़ाइयाँ मत करो, इसको स्टॉप करो, और उसके रिटर्न में डुप्लेक्स क्या कहते हैं, से आई कैन गिव यू मद्रास, और ये भैया रिश्वत के तौर पे कहते हैं कि हम आपको मद्रास दे देंगे, आप इस वॉर के मामले में मत पड़े। तो फिर क्या है भाई, राजा जो नवाब है वो चुप बैठ जाते हैं। एंड फॉर दिस अलवुद्दीन क्वाइट फॉर सम टाइम, और वो चुपचाप बैठ जाते हैं कुछ टाइम के लिए वे, जब तक कुछ रिजल्ट ना निकले इन वॉर्स का। व्हेन डुप्लेक्स डिडंट कंप्लीट हिज प्रॉमिस, अब डुप्लेक्स ने बोला था कि भी हम आपको जो वॉर जीतने के बाद क्या है मद्रास आपको दे देंगे, लेकिन डुप्लेक्स ऐसा नहीं करता है। इन अक्टूबर 1746 में क्या है यहाँ पे एल आएगा, अलवुद्दीन सेंट ए ह्यूज आर्मी, और ये अपनी आर्मी भेजते हैं टू फाइट द फ्रेंच फोर्सेज, और फ्रेंच फोर्सेज से लड़ाई करने के लिए, कब 1746 में। एंड कैप्चर, और मद्रास को ये कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि भैया प्रॉमिस भी किया था, प्रॉमिस निभाया नहीं तो इन्होंने अटैक कर दिया, और मद्रास को ये कैप्चर कर लेते हैं, कौन, नवाब जो है कार्नेटिक के, ये क्या नाम है इनका, अलवुद्दीन। अब लड़ाई किसके बीच में होती है देखो, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने सोल्जर, 1000 सोल्जर्स, ठीक है, ये जीतते हैं। बैटल किसके साथ है, अलवुद्दीन के, अलवुद्दीन आएगा यार, अलवुद्दीन आएगा, पता नहीं अलवुद्दीन, ये एक ही नाम है, ठीक है, एन या एल, थोड़ा देख लेना, मैंने ध्यान से यहाँ पे इसका नाम नहीं लिखा, जो कार्नेटिक के नवाब इनका। अब इनके सोल्जर कितने थे, जो नवाब है कार्नेटिक के अलवुद्दीन, इनके थे 10,000 सोल्जर, लेकिन ये हार जाते हैं भैया, और ये जो 1000 सोल्जर की फौज लेके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ती है, ये जीत जाते हैं। दिस बैटल इज कॉल्ड बैटल ऑफ अदियार, ठीक है, इस बैटल को क्या बोला जाता है, जो ये नवाब और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी गई, इसको बोला जाता है द बैटल ऑफ अदियार। और इस बैटल को बैटल ऑफ सैंथोम भी बोला जाता है। सैंथोम ये प्लेस है चेन्नई में, आज के टाइम में, टुडे इन चेन्नई। तो ये चीज ध्यान रखना कि बैटल ऑफ अदियार में कौन जीता, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीती। और ये जो लड़ाई हुई इससे क्या हो गया, बैटल ऑफ अदियार से क्या एक्सपोज हो गया, एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर, जो इंडियन रूलर्स हैं उनकी जो आर्मी है वो कितनी वीक है वो एक्सपोज हो गया, इन कंपैरिजन टू द एफिशिएंटली ट्रेन्ड आर्मीज ऑफ द यूरोपियन पावर, जो यूरोपियन कंपनीज हैं, जो पावर्स हैं,
उनके कंपेयर में जो हमारी आर्मी है, जो हमारे इंडियन रूलर्स थे, इनके जो आर्मी है वो कितनी कमजोर है, कितनी वीक है, ये एक्सपोज हो गया। 1 फ्रेंच सोल्जर इज इक्वल टू 1000 अनवरुद्दीन सोल्जर्स, मतलब एक फ्रेंच सोल्जर 1000 लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा था। ये अच्छे से ट्रेंड थे, ये इतने अच्छे से ट्रेंड नहीं थे, इसीलिए भाई कुछ कमजोरी है, तभी तो ये सब हारे ना। तभी तो एक फ्रेंच सोल्जर 1000 के बराबर हो रखा था, क्योंकि 1 फ्रेंच सोल्जर और 1000 अनवरुद्दीन सोल्जर। अब पीछे मैंने आपको पीछे बताया ना कि 1000 सोल्जर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के थे और बैटल ऑफ हथियार में, और 10,000 किसके थे, अनवरुद्दीन के थे, लेकिन फिर भी वो हार गए। कौन? जो नवाब ऑफ कार्नेटिक है वो। अच्छा, इन द ईयर 1748 में क्या है, ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन। अब ये यूरोप में जो लड़ाई हो रही थी इसका एंड हो जाता है 1748 में, और ब्रिटेन एंड फ्रांस साइन ए ट्रीटी। और ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, दोनों कंट्री साइन करते हैं एक ट्रीटी। ट्रीटी का नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपली। तो इस ट्रीटी को आप थोड़ा नाम ध्यान रखना, किस किस के बीच में हुई थी, ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। बाय दिस ट्रीटी ऑल्सो इन इंडिया वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश एंडेड। और इस ट्रीटी के साथ में इंडिया में भी क्या है, जो ये लड़ाई है दोनों के बीच में, ये खत्म हो जाती है इन ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले। अब इस ट्रीटी में क्या था, जो ये ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले हुई फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ब्रिटिश के बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। तो इस ट्रीटी में क्या क्या चीजें हुई, देखो क्या क्या किया गया, क्या क्या समझौता हुआ। लुइसबर्ग ए ऑक्यूपाइड टेरिटरी बाय ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के द्वारा क्या है, लुइसबर्ग को कैप्चर कर लिया गया था, तो इसको रिटर्न किया गया इस ट्रीटी के अंडर में, किसको, फ्रांस को। और लुइसबर्ग इज पार्ट ऑफ कनाडा। तो आज के टाइम में क्या है, लुइसबर्ग इज पार्ट ऑफ कनाडा विच वाज अंडर फ्रेंच। और उस टाइम पे ये किसके अंडर में था, फ्रेंच के अंडर में था। ऑन रिटर्न, और इसके रिटर्न में लुइसबर्ग फ्रेंच आल्सो रिटर्न मद्रास टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी के रिटर्न में क्या है, इंडिया में अब यहाँ पे लुइसबर्ग किसको मिल गया, फ्रांस को। और इसके रिटर्न में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, फ्रांस आल्सो रिटर्न मद्रास जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस दे देते हैं। और बाय दिस फर्स्ट, और जो ये सारी चीजें हुई, ये जो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपले, इस ट्रीटी के साथ में क्या है, फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर है उसका एंड हो जाता है। तो होप आपको एक बेसिक सा आइडिया, एक रिवीजन पर्पज से इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।